अब हमने अप्रोच ये लेनी है कि 70 के करीब दवाइयाँ अप्रोच ये लेनी, इनिशियल दवाई से लेके, इनिशियल एकोनाइट से लेके, एकोनाइट चिलिडोनियम से लेके क्रोटेलस, TNT, फॉस्फोरस और सेनेक, बड़ी लंबी रेंज है हमारे पास। यार इतनी दवाइयों की रेंज दुनिया की किसी साइंस के पास है ही नहीं। अब एक आसान सा मैं बात बताऊं कि हेपेटाइटिस है, लिवर की बीमारी है और उसके मुंह पका हुआ है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, किसी दुनिया की साइंस में विद हेपेटाइटिस, स्टोमाटाइटिस या माउथ अल्सर की कोई दवाई नहीं है। हमारे पास एक दवाई है जिसमें ये लिखा हुआ है और मैंने कसरत से इस्तेमाल की है, कॉर्नर सर्सिनेटा, कि उन लोगों का मुंह जिनका हेपेटाइटिस की वजह से मुंह पकता है, उसकी ये दवाई है। और वो ये कहता है कि जिनको आर्टिकेरिया होता है और विद द लिवर कंप्लेन होता है, और स्टॉकस उसकी दवाइयां कभी मेसी नहीं होती। उन दवाइयों उन लोगों की खारिश जिनको हेपेटाइटिस की वजह से खारिश है, डोलिसोकोज दवाइयां कभी मेस नहीं होती, एसिड पिक्रिक दवाई है, चिलिडोनियम दवाई है, क्रोटेलस दवाई है। मतलब आपके पास जितना जखीरा है, जिन लोगों ने इनको प्रूव किया उनको सलूट है, उनको सलाम है, उन्होंने बहुत काम किया है। हम उस काम को ना रिवाइज कर पा रहे हैं ना उसको याद कर पा रहे हैं। हम कहते हैं कोई ऐसा सा फार्मूला मिले जो सबको दूं तो ठीक हो जाए। तो भाई ये साइंस है ना, इसको तो पढ़ना पड़ेगा, इसको तो समझना पड़ेगा। लाए जी ऊपर लाए ना, वो कुछ है सारे ग्रुप किधर लेके आ गया, सार्कोल ग्रुप लेके आए। इससे पहले एक और ग्रुप है रेस वाला, एक हमारे पास रेस का ग्रुप है, ये किधर आगे पीछे से रेस का ग्रुप क्या है, एक्सरे, सोल, रेडियम, ठीक है ना। ये ग्रुप सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, इसकी एक्सेस है डीएनए तक, इसकी एक्सेस है डीएनए। वो ये कहता है कि डीएनए में खराबी आएगी पहले, जो जेनेटिक्स आएगा, या जिस हेपेटाइटिस को 12, 14, 15 साल होंगे तो वो क्या करेगा, वो डीएनए तक एक्सेस ले लेगा। तो जब डीएनए तक एक्सेस ले लेगा तो फिर आपको बहुत ही गहरी दवाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहाँ इस्तेमाल करेगा, जहाँ 20-25 साल हो गए हैं और उसको हेपेटाइटिस हुआ, चाहे वो ए है, चाहे बी है, वो चाहे ऑटोम्यून है, तो उसकी एक्सेस डीएनए के अंदर खराबी हुई और डीएनए की इंफॉर्मेशन बाहर गलत आ रही है। तो ये पहला ग्रुप है। आगे चले, आगे चले। सेकंड ग्रुप जो आएगा वो आएगा उसके आपका मियाज़मेटिक ग्रुप आएगा, नसोर्स का ग्रुप आएगा। नसोर्स का क्या आएगा, कार्सिनोसन आएगी, बड़ी दवाई। फिर कार्सिनोसन लिवर मैंने खुद बनवाई है इस दफ़ा, पिछली दफ़ा जाके यूके से नहीं बनी हुई थी, मैंने खुद बनवाई है, मटीरियल नहीं था, मैंने कहा यार जहाँ से मंगा के मैंने बनवाई है। कार्सिनोसन लिवर कसरत से इस्तेमाल हो गया, मैं वहाँ से बनवा के लूँगा और पूरी दुनिया में अब सर्कुलेट हो गई होगी। ये मैं पहला बंदा था, उसके पास नहीं बनी हुई थी, मैंने कहा यार ये मैं चाहिए, ये तो बहुत है हमारे पास मरीज। उन्होंने कहा जी मैं आपको महीना 2 महीने लगेंगे तो बना देंगे। तो ये मैंने वहाँ से बनवाई है कार्सिनोसन लिवर। कार्सिनोसन को मिक्स मियाज़म है, बहुत सारे कैंसरों का एक नसोड है जिसको कार्सिनोसन को होता है। और उसके बाद आ गया आपका कार्सिनोसन लिवर, फिर जनरल कार्सिनोसन आ गई, फिर आपकी आ जाएगी एंथ्रेक्सिनम। एंथ्रेक्सिनम हमने जान के यहाँ इसलिए डाली है कि एंथ्रेक्सिनम जो है बेसिकली तिल्ली का कैंसर है। जिस बंदे का लिवर खराब होगा उसकी तिल्ली भी खराब होगी, अल्टीमेटली लिवर पर तिल्ली को खराब करेगा क्योंकि वहाँ प्रोसेस, लिहाजा एंथ्रेक्सिनम की जरूरत पड़ेगी। यहाँ सिक्रीनम की बड़ी अच्छी जरूरत पड़ती है। बेशुमार केसेस हमने सिक्रीनम से ठीक किए, ये भी कैंसर का नसोड है, ये हर जगह बड़ा अच्छा काम करता है। इवन जहाँ किसी भी कैंसर के अंदर कीड़े पड़ने शुरू हो जाएं, वर्म पैदा हो जाएं, तो ये उसको उसकी स्मेल को ये ठीक करता है, उसके कीड़े बनने के फिर आपका आ गया ट्यूबरकुलोनियम, टीबी इटसेल्फ या फैमिली हिस्ट्री। फिर आ गया बेसिलिनियम, दोनों मिलती जुलती हैं, ये थोड़ा औलाद लगती है, ये ज़रा तेज़ है। फिर आ गई मेडोरियम साइकोसिस बेस। आगे चलें, ये सारे जो जेनेटिक्स ने पहली खराबी पैदा की थी ना, वहाँ आपको ये दवाइयों की अप्रोच लेनी है। फिर आप ये देखते हैं कि सिफलिनियम है, ये डिस्ट्रक्टिव, जब आपका अमल शुरू हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव, जहाँ सेल के अंदर लिवर के अंदर तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, तो फिर क्या सिफलिनियम का आप सहारा ले सकते हैं। सिफिलिस का काम यही है कि फिर आपके पास नसोड है, जिसको हेपेटाइटिस बी है उसको हेपेटाइटिस बी दे, जिसको सी है उसको सी दे। फिर मलेरिया की कॉम्प्लिकेशन है कि लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन करता है। मैंने बेशुमार केसेस हमने मलेरिया बेसिस पे ठीक किए, जिनको 10 साल 15 साल पहले मलेरिया हुआ था, उनका लिवर खराब हो गया, उनकी तिल्ली बढ़ गई। तो
तो आपके पास बहुत बड़ी अच्छी दवाइयाँ मलेरिया की, जैसे नेटो में बहुत कमाल की है। अभी मेरा एक केस बिल्कुल इतना ज़बरदस्त ठीक हुआ है, जिसको हमने मलेरिया आप बेस रख के और हमने नेटो में उसको दी, ठीक है। फिर ये जो सोर्स हैं, ये बेशुमार लोग इनको तो इस्तेमाल ही नहीं करते, ये तो बेशुमार क्लिनिक पे है ही नहीं। आगे चलते हैं जी। अच्छा, फिर एक बड़ी रेंज और है भाई, जो मैं यहाँ में अगर लिखूंगा तो फिर आप कहेंगे जो 200 दवाई लिख दी है, लेकिन आप जहाँ केस आपको फंसता है, मैं आपको आसान सा कुलिया बता, जहाँ केस आपका कोई भी फंसता है, स्पेशली आपको ऑटोइम्यून का कोई केस फंसता है, आप उसका ब्लड कल्चर कराएं, आप उसका कराएं यूरिन कल्चर, आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है। ब्लड कल्चर के अंदर निकल आए, क्लेमेडिया निकल आएगा, हो सकता है एच पेलोरी निकल आए, हो सकता है कोई और आपका निकल आए, तो वहाँ आपको बेशुमार आसानी से आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। ब्लड कल्चर लिखे आ जाएगा, उसका निचोड़ लगा दें, आसान है ना। मतलब आपको आप समझ रहे हैं कि यार ये मेरा काबू नहीं में आ रहा बंदा, तो आप उसका कल्चर करवा लें। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि मैं बेशुमार बच्चे जो मर जाते थे पैदा होने के, जब पैदा ही नहीं होते थे, प्रेगनेंसी तीसरे महीने चौथे में ज़ाया हो जाती थी, मैं अक्सर सिप्रीनियम देता था। फिर मैंने टॉर्च करवाना शुरू कर दिया, तो वहाँ साइटोमेगाली निकल आया, वहाँ herpes zoster निकल आया, वहाँ रूबेला निकल आया, वहाँ साइटोमेगाली निकल आया, वो टॉक्सोप्लाज्मा निकल आया। तो हमने वो दिए, हमने बेशुमार बच्चों को सेव किया, बेशुमार बच्चों को सेव किया। तो मतलब जितनी, अब ये साइंस किसी और के पास इसलिए नहीं है कि उन्होंने तो 10, 15, 20 वैक्सीनें बनवाई हैं, ये तो आपके पास तो सैकड़ों वैक्सीनें हैं। ये सारी वैक्सीन का रोल प्ले करते हैं ये रिसोर्स सारे। मैंने टीबी के, लेटेंट टीबी के केसेस हमने किए, हमने टार्च कितने नेगेटिव किए यार, कितने, एक नहीं, मैं कितनी एग्जांपल रखूं, मैं किसी एक टॉपिक पे कितनी किताबें लिखूं, हमने कितने लोग नेगेटिव किए। लेकिन आपको मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच लेनी पड़ेगी। सिस्टम के अंदर इतनी गुंजाइश है कि आपको बहुत सारी सहूलियात दे रहा है, आपको बहुत सारी, आप रिजिड मत हो, आप अपने आप को रिजिड मत करें, आप खेलें, पूरी साइंस खेलें, और आपके ऑर्गेनन के अंदर इसकी सारी गुंजाइश मौजूद है। जो दवाई कोई बीमारी पैदा करती है, अब वो बताए मुझे लोग क्या, वो यार ये पैरासिटामोल तो हमारी प्रूविंग में नहीं है, ये आइसोनाइज टीबी की दवाई तो हमारी प्रूविंग में नहीं है, वो प्रूविंग का ठेका सिर्फ होम्योपैथिक वालों ने लिया हुआ है। और यार कई करोड़ों लोगों पे आइसोनाइज की प्रूविंग टीबी की दवाई हो चुकी है, तो मैं जो प्रूव करूंगा या कोई होम्योपैथिक डॉक्टर प्रूव करेगा वो आएगा, तो लिटरेचर भरा पड़ा हुआ है टीबी की कॉम्प्लिकेशन की दवाइयों का। यार प्रूविंग जरूरी है, कोई आंखें खोल के, थोड़ा सा दिमाग खोल के रखे ना यार, पूरी दुनिया में तो प्रूविंग कर रही है। मेरा अब सांप सारे हमने डसवाए अपने आप को, तो यार सांप तो सारी एक्सीडेंटल प्रूविंग है, तो हम उससे फायदा उठा रहे हैं ना। अब मैं सोफोस ऑफ ब्रीविंग में ले आया हूं, मैंने कहा यार इसकी कॉम्प्लिकेशन है। अब जो अनिमन कहता है, जो दवा किसी बीमारी को पैदा करती है वो उसको ठीक करने की, यार लॉ आपका मौजूद है, कानून आपका मौजूद है। बात किसकी है कि आपका दिमाग वो खराब हुआ है कि आप नहीं प्रूव हमने करनी। अभी हमने क्यों, हमने ठेका लिया हुआ प्रूव करना, बाकी लोग नहीं है दुनिया में प्रूव कर। भाई सांप हमने डिसवाने हैं, वो सारे वायरस हमने डिसवा के अपने ऊपर प्रूव करना है, भाई एक्सीडेंटल प्रूविंग मौजूद है, तो हमने उससे फायदा उठाना है ना। भाई मैं तो एक दवाई पढ़ता हूँ फाल को, बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री यार हमने तो 12 सुशगर ने साल्ट उसके बारे में लिखा। आप बायोकेमिस्ट्री जाके जरा एलोपैथी में तो पढ़े, आपको मजा आ जाएगा। वही दवाई उठा के आप यूज नहीं कर सकते पोटेंसी में। और बायोकेमिस्ट्री का रोल कितना ज्यादा है। बायोकेमिस्ट्री आपकी सेल रेमेडी है, टिश्यू रेमेडी है आपकी, वो आपकी 2 रोल प्ले करती है, आपकी न्यूट्रिशनल रोल प्ले करती है, आपका मेडिसिनल रोल प्ले करती है। और जितनी बायोकेमिस्ट्री आप उठा लेना, कितनी पड़ी है भाई, काले की कितनी बड़ी फैमिली पड़ी है, कैल्शियम की कितनी फैमिली पड़ी है, मैग्नीशियम की कितनी बड़ी फैमिली पड़ी है, ये सेलेनियम है, ये सिलेशिया है, यार कितनी बड़ी, ये सारे सेल सॉल्ट हैं। तो वो कैंट कहता है यार आप उसको 3x में दे रहे हैं ना, 4x में दे रहे हैं, आप 12x में दे रहे हैं, कभी इसको 1 में देख। ये जो अब्जॉर्प्शन है सॉल्ट की, ये ज़हन में रखें। जो सेल के अंदर अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, वो लगातार कैल्शियम खा रहा है, लगातार पोटेशियम ले रहा है, वो अब्जॉर्ब ही नहीं रहा। आप जब उसको पोटेंसी में देंगे तो उसको अब्जॉर्ब कराएगा। आपको कितनी बड़ी 2-2 रोज आपके पास मेडिसिन के हैं यार, न्यूट्रिशनल रोल भी प्ले हो रहा है, मेडिसिन का रोल भी प्ले हो रहा है। तो समझने की बात है ना। आप उस दकियानूसी उस जहन से बंदा को, भाई मैंने कहा जी ये फलां बीमारी का प्रोफिलेक्टिव है, वो कहते हैं जी प्रोफिलेक्टिव तो हमारा है ही कोई, आदि होगी।
वो खुद कहता है यार, जिस बंदे ने ये सिस्टम आजाद किया है वो कहता है यार, जब कॉलरा फैला तो मैंने क्यूप्रोमेट, मैंने कैम्फर, मैंने वराइटोमल्बम हिफ्ज़ मुक़द्दम पर भी दी, मैंने इलाज के तौर पे दी। जब काली खांसी फैली तो हमने ड्रोसरा को हिफ्ज़ मुक़द्दम के भी तौर पे भी दिया, हमने इलाज के तौर पे भी दिया। उसने कहा जब प्लेग फैला तो मैंने इग्नेशिया इलाज के तौर पे भी दी, हमने इसको प्रोफिलैक्टिक भी दिया। यार क्या बात है आपकी, पढ़ो तो सही। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, यकीन माने हम इसको एनालाइज कर देखें, मैं दवाइयाँ कैसी कैसी मैंने निकाली हैं। आपको कभी ये सिस्टम मायूस नहीं करेगा, कभी ये सिस्टम मायूस नहीं करेगा। इससे ऊपर वाली ये तो सालकोड की लिस्ट, वो दूसरी किधर गई, सोर्स वाली होगी। अब आपके पास ये सालकोड्स हैं, इससे ऊपर ले लो। सालकोड में क्या क्लोस्ट्रीनम है, ये ऑर्गन, ये क्लोस्ट्रीनम कहाँ से बनी है? कोलेस्ट्रॉल जो आपका उसके अंदर है, लिवर से, वहाँ से उठा, उससे बनी है। ये कलकेरिया बैलरी वहाँ से बनी है। स्टॉकस क्या, ये भी सार्कोड्स है। ये वो केकड़ा फिश है, उसका मटेरियल से बनता है स्टॉकस। एपस आपकी मक्खी है, ये सार्कोड्स है। ये मैंने आपको बताया कहाँ इस्तेमाल होता है। ये जब लिवर की कंप्लेन होगी और आर्टिकेरिया होगा, जब स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। एपस काम आपको हेल्प करेगी जहाँ पानी पड़ जाएगा, ठीक है ना। कैंथरस आपको काम करेगी जहाँ कैंथरस होगा, पानी पड़ेगा। अब सीपिया जो मियाज़मेटिक मेडिसिन है, और ये बहुत बड़ी दवाई है, एंटीसाइकोटिक भी है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस भी है। एक और दवाई मैंने यहाँ लिखी है, ये एक्थाइलम है। एक्थाइलम जो है बेसिकली एक केमिकल है जो इस फिश के या इस केकड़े के मरने के बाद उसकी हड्डियों से जो दवाई बनती है, ये बनती है। और ये है, इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मुझे पसंद है, ये एंटी पैरासाइट है। एंटी पैरासाइट है, जैसे ये आपका मलेरिया, ये पैरासाइट है। जैसे इधर पेशावर में मेरे दोस्त उन्हें कहते हैं जी वहाँ लक्ष्मीनिया के वो पैरासाइट है। जहाँ पैरासाइट आएगा ये उसको ठीक है, ये एंटी पैरासाइट है। ये ना आपके पास कैसी कैसी दवाइयाँ मौजूद हैं, ये एलोपैथी के पास ये नहीं है। अगर उनके पास होगा तो वो कहेंगे ये मटेरियल डोज हम नहीं दे सकते, हमारे पास तो सेफ है, हम इसको तो पोटेंसी में दे रहे हैं। आगे चले, पॉइजन ग्रुप में से आपके पास क्रोटेलस है। क्रोटेलस के ऊपर पता क्या लिखा हुआ है? अगर क्रोटेलस आप पढ़े ना, क्रोटेलस के लिखा हुआ है कि लास्ट स्टेज ऑफ लिवर फेलियर, लास्ट स्टेज ऑफ लिवर फेलियर, लास्ट स्टेज। जब लास्ट स्टेज होती है तो बोलता क्या कहते हैं डॉक्टर, अब दुआ करो। ये दुआ से पहले वाली दवाई है। और इसने बेशुमार जो पॉइजन, जो बिलीरुबिन 40 तक पहुंचा होता है, जो नॉर्मल 1 होता है, ये दवाई दिनों में नीचे लेके आती है, दिनों में लेके आती है। ये और TNT दिनों में, आप 1 हफ्ते 10 दिनों में हमने 40 बिलीरुबिन वाले बंदे जो हैं वो उनको नीचे लेके नॉर्मल पे लेके आए हैं। क्रोटेलस डेली दें, TNT डेली दें, आपका यूं पॉइजनिंग तो। लेकिन आप इसको समझें ना, आप कहेंगे ये पता नहीं क्रोटेल, अपवाद पता नहीं, आप तो लोगों ने रख ली होगी। अब डंगी में हमने इसको इतनी कसरत से इस्तेमाल किया, डंगी में प्लेटलेट जब गिरते थे, बेतहाशा इसके रिजल्ट है यार। 10 15 20 दिन लोग अस्पतालों में खज्जल ख्वार होते हैं, उनको प्लेटलेट लगते हैं और सारी जिंदगी डंगी वाला संभलता नहीं है। मेरी बात याद रखें, हमारे पास 10 साल 15 साल के कॉम्प्लिकेशन लोगों की डंगी की आई है, अभी तक लोगों का ब्लड केमिस्ट्री ठीक नहीं होती। और जो मेडिसिन आपका ये खाता है उसकी सारी जिंदगी, 2 दिन से 3 दिन से मैं तो डंगी में हम नहीं जाते, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में मेरे पास डंगी जो है उतर जाता है और प्लेटलेट्स अपने जंप कर जाते हैं। अभी तो मैं इसका निसोड भी बनवा के ले आया हूँ, डंगी वायरस UK से, और स्पीड तेज हो जाती है। तो ये लेक्सिस भी है। अब दोनों में बड़ा मजे का फर्क है, दोनों बड़ी मजे की दवाइयाँ, और दोनों पे अगर पूरी मैं कहता हूँ 10-10 घंटे बोला जाए तो कम है। मैं दोनों पे कई दिन बोल सकता हूँ और कई केस रिपोर्ट कर सकता हूँ। एक लेफ्ट साइडेड है, एक राइट साइडेड है, और आपका लिवर है राइट साइडेड। क्या बात है, क्रोटेलस जिसकी हथे चढ़ी हो तो क्या खूबसूरत दवाई है। मैं इसका आपको ये 1 दिन के, अब मेरे पास ये आबद बैठा है, केस लेके आया तो मुझे कहने लगा इसका जॉन्डिस नहीं ठीक होता, न्यू बॉर्न बेबी था, चिलोडोनियम भी दे बैठे हैं, क्रोटेलस भी दे बैठे हैं। तो मैंने कहा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा इसको पल्स 30 में दो, यही कहा ना पल्स 30 में दो। ये आराम था कि पल्स 30 में क्यों दूँ, वो मैं क्या इसकी माँ जो है वो आयरन के कैप्सूल खाती ही होगी और आयरन का तोड़ ही पल्साटीला है, पल्साटीला जिस हफ्ते में नॉर्मल हो गया। तो कॉन्सेप्टिव अप्रोच तो लेनी पड़ती है ना। अब पल्साटीला
इस मतलब इतनी बड़ी दवाई है कि हर बंदा ताकत की दवाई खा रहा है ना, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को कमज़ोरी दूर करने का जो जुनून होता है, तो उनको तो पल्सर बनती है। अमीर आदमियों की तो बनती है, गोश्त 5 किस्म के खाएगा, पेस्ट्रियाँ खाएगा, दुनिया जहाँ के अल्लड़ बल्लड़ खाएगा, तो पल्सर टीला तो बनती है। तो पल्सर टीला जो है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत नीचे ले आती है, आपके लिवर को बेहतर करती है। और मैं एक बच्चे की आपको मिसाल दूँ, अब वो अप्रोच नहीं जाती ना कि किस वजह से। अब मेरे जहन में हमने बहुत सारी काम किया हुआ है। जितनी भी औरतें, गांव की औरतें तो फीफल नहीं खाती, वो तो आयरन नहीं खाती ना, उनके बच्चे जॉन्डिस वाले भी नहीं होते। शहर का हर दूसरा बच्चा जॉन्डिस वाला है, तो उनकी तो पल्सर टीला बनती है ना, वो ठीक भी हो जाते हैं। तो कॉजेटिव फैक्टर पे अप्रोच लेनी है ना, आगे चलेंगे। लेक्सिस देखें, लेक्सिस जो है ना, ये आप एक तो ध्यान में रखें कि जितने आपके पॉइजन हैं, कोई 15-16 पॉइजन हैं, स्नेक पॉइजन की बात है, ये सारे हीमोटॉक्सिक हैं और सारे न्यूरोटॉक्सिक हैं। ये असाब को तबाह करके बंदे को मारते हैं और ब्लड को डीकम्पोज करके मारते हैं, तहस-नहस कर देते हैं ब्लड को। मतलब क्लॉटिंग फैक्टर को बढ़ा देगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, या फिर क्लॉटिंग फैक्टर इतना बढ़ा देगा कि क्लॉट करके उधर ही जाम करके मार देगा। तो ये लेक्सिस बेसिकली लेफ्ट साइडेड इसलिए है कि इसका हार्ट पे बड़ा असर है, इसका लेफ्ट साइडेड, क्योंकि इसका सर दर्द भी लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट साइडेड ज़्यादा इसलिए है, लेकिन है दोनों अम्पल्ला। थोड़ा सा टीएनटी के बारे में। टीएनटी बेसिकली हमारा बारूद है, ये बारूद है जो फौजी चलाते हैं, गोलियों पर उसमें यूज़ होता है, वो है हाँ, डायनामाइट में मारते हैं, मतलब बारूद है ना ये टीएनटी। और टीएनटी के कारखानों में जो लोग काम करते थे उनको हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाता था, उनको जॉन्डिस हो जाता था। तो पता ये चला कि ये जो बारूद के जो असरात हैं सांस के जरिए उनके अंदर जाते थे, तो इन्होंने लिवर पे इफेक्ट किया और इन्होंने बोन मैरो पे भी इफेक्ट किया। तो पॉइजनस जॉन्डिस होगा जिसमें आरबीसी की डेथ होगी, तो वो भी जॉन्डिस में कन्वर्ट होगा। तो पॉइजनस जॉन्डिस जहां आ जाएगा वहां पर क्रोटोएलस है, वहां पर टीएनटी। इसकी छोड़ो जी फोन की, फिर आपसे भी समझ नहीं आई। पॉइजनस जहां बिलिरुबिन हाई होगा, जहां आपका आरबीसी गिरेंगे, टूट होगी, वहां आपको टीएनटी और क्रोटोएलस हेल्प करेगी। ठीक है जी, आगे। अब मैंने एक और आपको बताया, जैसे प्लम्बम है, लेड का इतना खूबसूरत, मैं कहता हूँ ये क्या, जिस बंदे ने ये प्रूव किया, क्या खूबसूरत प्रूविंग थी कि वो साइंस, जो दूसरी साइंस आपकी, उसको भी हैरत होती है उसको। तो वो कहता है कि जब जिसको लेड पॉइजनिंग होती है, तो जो प्रोसेस है लंग्स के अंदर जाके खून फ्रेश ऑक्सीजन लेता है, वो प्रोसेस होता है, फ्रेश ऑक्सीजन लेता है, उस प्रोसेस को सीज कर देता है लेड। जब उस प्रोसेस को सीज कर गया तो वो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी, क्योंकि वो उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिली तो हीमोग्लोबिन ही नहीं है। कितना डीप है कि लेड पॉइजनिंग से क्या होता है कि लंग्स के अंदर वो प्रोसेस ही नहीं होने देता जो ऑक्सीजन लेता है। तो आपके पास तो क्या अप्रोचेस हैं भाई, क्या अप्रोचेस हैं। मर्कसाल, अच्छा मैंने इसलिए आपको अलग किया कि ये जो पहले दर्जे की जितनी दवाइयां थी ना, ये अल्टीमेटली भी काम करती हैं, शुरू में भी काम, अल्टीमेटली एंड स्टेज पे पॉइजन करेगा, सोर्स करेंगे, मिनरल करेंगे, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग है। अब इसमें देखें मर्कसाल लिवर की बहुत बड़ी दवाई है, बहुत बड़ी दवाई, हेपेटाइटिस की बहुत बड़ी दवाई है। इसकी पहचान बड़ी आसान सी है, सोते हुए मुंह से पानी आना, इस साइड पे लेटेगा नहीं। 2 सिम्टम अगर आप याद है, 2 अलामत, इधर लेटेगा नहीं दर्द होगा, इधर लेटेगा तो ब्रायोनी है, इधर नहीं लेटेगा तो मर्कसाल है। मतलब इस तरह देखें ना, ये मेरी क्लिनिक है, रोज चेक करते हैं, तो लेट रहा है, हाँ जी मर्कसाल नहीं, लेट रहा हूँ, इधर लेटने से फर्क होता है, ब्रायोनिया होगी, इधर लेटने से दर्द होता है, मर्कसाल आ गई, मुंह से पानी आता है। आइडेंटिफाई करना है तो पूरी कहानी है, सेल, ये भी सेल लेवल की दवाई है। तो आपने 2 यार चीज़ें तो याद रखनी है, और दूसरी दवाई भी साथ याद हो जाती है। लेटने से होता है तो मर्कसाल है, लेटने से ठीक होता है तो ब्रायोनिया है। फ्रंट से बैक जाता है चिलिडोनियम है, फ्रंट से बैक जाता है लाइकोपोडियम है, फ्रंट से बैक जाता है मैग्म्योर है, फ्रंट से बैक जाता है कालीकार्ब है, फ्रंट से बैक जाता है चेनोपोडियम है,
फ्रंट से बैक जाता है, पोडियम है, इधर ही रुकता है, माइरिका है, इधर ही रुकता है, टीलिया है। टिप्स पे होनी है ना, हमें तो नहीं प्रैक्टिस 300-400 बंदों की बंदा देख सकता ना, टिप्स पे हो, टिप्स। आप मेरे पास जब मरीज आता है ना, तो ये 70 दवाइयां मेरे जहन में 1 मिनट में आ जाती हैं, और मेरे 1 मिनट में मैंने 2 मिनट में नुस्खा लिख देना होता है कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट करना है। एक्यूट है, क्रोनिक है, स्टेज देखनी होती है, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और सिम्टम दे देखने मामला। अब आपके पास आया है सिरोसिस का मरीज, तो आपने पढ़ी हुई है हेपेटाइटिस में एकोनाइट, तो क्या करेगा फिर? आप उसको बेशक चिलिडोनियम देते रहे, आप बेशक उसको वो देते रहे, फर्क कोई नहीं पड़ना जब तक आप क्रोटेलस पे नहीं जाते, जब तक हेपेटाइटिस सी पे नहीं जाते। हो सकता है कॉम्प्लिकेशन आप जो एलोपैथिक मेडिसिन की हो, आप सोफोसोबिलिन पे नहीं जाते। कॉम्प्लिकेशन आप हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस है और टूबी की दवाई उसने, आप आइसोनाइज पे नहीं जाते, तो कैसे केस निकालेंगे आप? मैगम्योर की सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन, दर्द फ्रंट से बैक हो जाना। ये हम पित्ते की पथरी में भी यूज़ करते हैं, हम हेपेटाइटिस में भी यूज़ करते हैं। और इसकी एक और सिम्टम, ये 3 चीज़ें अगर आपको मिलती हैं तो ये मैगम्योर है। बस में पाँव जलते हैं, दर्द फ्रंट से बैक हो जाता है, कब्ज़ है, मैगम्योर है। पाँव जलते हैं तो, और सिर्फ पाँव ही जलते हैं, हेपेटाइटिस है तो सुबह सल्फर सल्टी में रोज़ दे दिया करें, आपके पाँव जलने भी ठीक होगा, निकाल देगी। एंटीसोरिक दवाई है। ठंडे पानी की प्यास है, और सिरोटिक है, चाहे एक्यूट है, जिस कंडीशन में भी है, ये मिनरल है, ये आपको निकालेगा। लेकिन इसकी बड़ी टिपिकल पिक्चर है, आइसी बर्फ पीना चाहता है ये। अब बर्फ पीने और भी बड़े चाहते हैं, एसिटिक एसिड वाला बर्फ पीना चाहता है, आपका वराइटम अल्बम वाला बर्फ पीना चाहता है। लेकिन विद द लिवर वो स्टोमिक कैंसर में एसिटिक वाला पिएगा, एसिटिक एसिड वाला स्टोमिक कैंसर में पिएगा, ये लिवर कैंसर में भी पिएगा, स्टोमिक में पिएगा, ये उससे भी बड़ी दवाई है। तो आप प्यास को भी तो डिफरेंशिएट करें ना। पानी कौन कौन पीता है तो आप आर्सेनिक की तरफ जाएंगे, पानी लार्ज क्वांटिटी में पीता है तो आप ब्राउनिया की तरफ जाएंगे, पानी जो है वो आइसी वाटर पिएगा तो आप फास्फोरस की तरफ जाएंगे। और फिर देखें, आर्सेनिक की भी माँ खुदा ने पैदा की हुई है। वो कहता है सेंचरस एक ऐसी दवाई है जो आर्सेनिक की भी सिम्टम रखती है और लेक्सिस की भी रखती है, वो भी स्मॉल क्वांटिटी। आप पढ़े, क्या मजा आ जाता है कि नेचर ने अल्टरनेटिव भी दवाइयां पैदा की हैं कि ये नहीं है तो फिर ये है। पर्साटीला है तो काली सल्फ है, एक प्लांट ग्रुप से रखी हुई है, एक केमिकल ग्रुप से रखी हुई है। ब्रायोनिया है, वो प्लांट ग्रुप से रखी हुई है, उसी के क्रॉनिक चले जाए तो नेट्रोमियम पे चले जाए तो उसके ग्रुप में रखी हुई है। उसी में अगर एपस चले जाए तो वो सार्कोड ग्रुप में रखी है, उसी को आगे चले जाए तो नेट्रोमियम उसने मिनरल ग्रुप में रखी हुई है। उसी में चले जाए बेलाडोना, वही सिम्टम रखती है, प्लांट ग्रुप से रखी है, वही अगर चले जाएगी मिनरल में चले गए तो कल के ये कार निकल आएगी। तो इस तरह से करना होता है ना। वो कहता है कि आपकी इंजरी हो जाती है, फर्ज करें मैं एक मिसाल देता हूँ, तो आपकी अर्निका नहीं है तो रस्टॉक्स है, रस्टॉक्स है, रूटा है, रूटा नहीं है तो कल्केरिया फ्लोर है। तीनों की एक ही काम है, जहां अर्निका काम छोड़ेगी बैलेंस शुरू हो जाएगी, बैलेंस छोड़ेगी तो रस्टॉक, जहां रस्टॉक की ही सिम्टम हो रस्टॉक काम नहीं करेगी तो रूटा कर, जहां रूटा की ही सिम्टम की रूटा नहीं करेगी तो कल्केरिया फ्लोर करेगी, जहां कल्केरिया फ्लोर की सिम्टम है कल्केरिया फ्लोर नहीं करेगी तो एसिड फ्लोर करेगी, जहां एसिड फ्लोर नहीं करेगी तो फिर सिवलिनियम करेगी, फिर ओरोमेट करेगी। तो ये चैन है एक दवाई के। आप कोई बंदा होता है ना, कोई बंदा नाराज हो जाता है, फिर एक बंदा जाता है नहीं मानता, फिर उसके प्यो को बंदा बावलत को ले जाता है, यार उन बुजुर्ग आए नहीं यार वो मान जाता है। तो ये दवाइयों को भाई मेरे बड़ी तरीके से, ये मेरे तो बेड पे किताबों का ढेर लगा होता है ना, पढ़ पढ़ के बंदा इसी में तभी कुछ किसी नतीजे पहुंचता है, फिर प्रैक्टिस से नतीजे पहुंचता है। और हम तो अपनी सारी जिंदगी की कमाई आपको दे रहे हैं, कोई पैसा, कोई तेला, कोई तक्का नहीं है। जहां तो एक नुस्खे की कीमत पूछी जाती है कितने का, यार मैं एक नुस्खा बेचूं, एक नुस्खा बेचूं, नहीं यार एक कद का नुस्खा बेच दूं। हम तो इस सिस्टम को हमने खुदा के सामने जवाब देना है। हमने तो आपको खड़ा करना है भाई, हमने आपको खड़ा करना है, हमने सिस्टम को बचाना है। ये हमारी तो दो है, पैसों का यहाँ खेल ही नहीं, हम पैसों के खेल से निकल चुके हैं, समझ आई। हमारे तो टेबल पे यकीन है, लोग कहते हैं 5 मिनट अल्लाह दे यार, कितने लेने नहीं, लेकिन नहीं भाई, फिर खुदा कहेगा ये तो तू ज्यादती कर रहा है, जो पैसे दे रहा है ज़्यादा तो उसके साथ अच्छा सलूक कर रहा है। ये बात नहीं हो सकती, जहाँ सारे एक ही लाइन में आते हैं।
लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये सिस्टम खड़ा हो, इसलिए आपकी सारी 30 साल की 35 साल की कमाई, रातों को जागना, पढ़ना, एक्सपीरियंस 50-60 लाख बंदा देखना, सारा आपको इसलिए दे रहे हैं कि यार ये खड़ा हो जाए। डॉक्टर अली मोहम्मद को पैसे के लिए ज़िंदगी नहीं गुजारा, मैं कोई 4-6 किले मेरी ज़मीन में हल चला के भी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन ये सिस्टम हमने अपने बरसों की मेहनत आपको इसलिए दे रहे हैं और बड़ा मुआवजा इसलिए दे रहे हैं कि ये सिस्टम खड़ा हो। ठीक है जी, आगे चलेंगे। ये जो मिनरल ग्रुप है ना, ये जहां आपकी स्ट्रक्चर तब्दीली शुरू हो जाएगी तो ये इस ग्रुप से दवाई उठाएंगे। जहां साख्ती तब्दीली आ जाएगी, ये दवाइयां नोट कर लें। अब यहां हमने ऑरमेट डाली है। अब अभी भी एक बच्ची थी हमारे पास, कहीं से आई थी, कैंप में कैंसर का केस था, लिवर का, शायद हाँ लिवर का, तो वो केस ठीक हुआ था। अब उसकी अप्रोच ये थी कि वो उसको शॉक सदमे, उसको वालिद की डेथ हुई, शॉक सदमा था, तो हेपेटाइटिस की ग्रीफ हिस्ट्री पे एक ही दवाई रेपर्टी में लिखी है, एसिड फास। तो मैंने उसको मियाज़मेटिक दवाई लगाई, कार्सी ट्यूबर वगैरह लगा के एसिड फास, उसी से निकल गई। तो ये जो ऑरमेट है, ये जो नेट्रम मिनरल है, ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ मलेरिया पे भी है, ये ग्रीफ पे भी है, ये ग्नेशिया का क्रॉनिक भी है। राव साहब टाइम ज़्यादा लग गया। तो ये आपको मल्टीपल अप्रोचेज यहाँ आपको मिलेंगी। मैं एक एक दवाई को यहाँ आपको डिफाइन कर देता हूँ, हालांकि मैंने यहाँ लिखा कुछ नहीं है। ऑरमेट जाएगी जब आपकी मिनरल की कंपोजिशन डीकम्पोज हो जाएगी, तो ये कमांडर है सबका, ये उसकी कंपोजिशन को आपको दुरुस्त कर देगा। और दूसरा क्रॉनिक एलिमेंट ऑफ सदमा, परेशानी, ये इतना याद रखें कि जब सोना बॉडी से निकलता है तो बंदा नाखुश होता है, और जब बिल्कुल ही निकल जाए तो खुदकशी कर जाता है। तो पहली अलामत यही है कि वो खुश होगा और फिर ज़िंदगी की तरफ लौटेगा। तो पहली अलामत मायूसी है। जब आप दुकान पे सोना बेचने जाते हैं ना, तो अब कोई भी बंदा सोना बेचने जाए तो वो खुशी से नहीं बेचता, और जब वो ख़रीद के लाता है तो खुश होता है। ये फ़िलॉसफी याद रखें। तो सोना बॉडी के अंदर आया तो बंदा खुश हो गया, सोना बॉडी से निकला ना खुश हो। तो जहाँ नाउमीदी है, मायूसी है, इनक्योरेबिलिटी आ गई है। और मैं तो अक्सर कहता हूँ जो डॉक्टर भी मायूस हो जाए ना कि आप ये बंदा ठीक नहीं होता, उसको भी एक डोज खा लेनी चाहिए, समझ जाएगा। तो नेट्रम कॉम्प्लिकेशन ऑफ मलेरिया है, और आपकी जो है उसका ऑस्मोसिस प्रोसेस की बहुत बड़ी दवाई है जो रेगुलेटर है वाटरी, और फिर आपका एग्नेशिया का क्रॉनिक है, ग्रीफ की तरफ से भी आ रही है। सल्फर अगेन बहुत बड़ी दवाई है। जिन पेशेंट्स के स्पेशली पाँव जलते हों तो सल्फर हेपेटाइटिस के हर केस में बड़ा क्लियर करें। ये कंपैरिजन आप उसके साथ मैग्म्योर के साथ कर सकते हैं। सल्फर हम 30 में सुबह एक डोज दे देते हैं नाश्ते से पहले, पाँव जलने से ठीक हो जाते हैं, बंदा फ्रेश हो जाता है, पूरी एक्टिव बहुत अच्छा करती है। सल्फर कदीम ज़माने से मरहम पट्टियों में इस्तेमाल होता है, स्किन के लिए, तो वो दबाता है, उससे भी बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। बहुत सारे केसेस आपके पास सल्फर के आते हैं जो ऑइंटमेंट लगा के आए होते हैं। जिंक आता है, ये आता है, एलोवेरा आता है, एलोज आता है। ये एलोज हो गया, जैसे बहुत ज़्यादा लोग आपके जैसे दवाइयाँ खा के आए होते हैं, नक्सोमिका आपका आता है, एलोज आता है, सल्फर भी इसमें आता है, सिपिया इसमें आता है, पल्साटीला इसमें आता है। ये उस तरफ से लोग जो आपके पास आएंगे मुख्तलिफ दवाइयाँ खा के। फिर हमने तो एक और तरीका भी शुरू कर दिया कि यार अगर इनसे नहीं बेहतरी आती, कौन सी दवाई खा रहे वही ले आओ, तो मैं तो उसी को पोटेंटाइज करके दे देता हूँ, ये ले जाओ, उसी से ठीक हो जाते हैं। ये आइसोनाइज के इतने बेताशा हमने रिजल्ट लिए, सोफो ये वही दवाई हमने पोटेंटाइज करके दे दी है। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जी हमें गैबापेटिन ले रहे हैं, फलाने ले रहे हैं, मैंने कहा यार ले आओ, वो छूटती नहीं है। मैं कहा छूट जाएगी, वही पोटेंटाइज करके देते हैं, काम भी हो जाता है, दवाई भी छूट जाती है। अभी जो आपका मैं अभी जैसे हीरोइन है, अभी मैं बनवा के लेके आया हूँ, बेशुमार मरीज़ है हीरोइन का, नारकोटिक्स का बेशुमार मरीज़ है, अभी मैं पोटेंसी उसको लेके आया हूँ। आपकी ओपियम के अंदर ये सारे मौजूद है, मॉर्फिन मौजूद है, हीरोइन उसी के अंदर से निकलती है, कॉफीन उसके अंदर से निकलती है, ये आपकी जो है मॉर्फिनम उसके अंदर से निकलती है। नहीं मिलता तो ओपियम दे दें। ओपियम की कितनी बड़ी प्रोडक्ट है, हीरोइन भी ओपियम की प्रोडक्ट है, कॉफीन उसकी ये जो कोकेन उसकी प्रोडक्ट है, सॉरी ये जो है आपकी मॉर्फिन उसकी प्रोडक्ट है।
तो आप अगर ओपियम की कंपोजिशन को उठा के देखें उसके अंदर बेशुमार चीज़ें पाई जाती हैं जो एक ओपियम ठीक कर सकती है। ओपियम पे आपकी ग्रिप बन सकती है। ठीक है जी। कलकेरिया आर्स जो है ये ऐसी दवाई है जिसमें लिवर भी इन्वॉल्व और तिल्ली भी इन्वॉल्व है। वो कहता है लिवर इनलार्जमेंट एंड स्प्लीन इनलार्ज। बहुत सारे केसेस आपके पास आएंगे जिसमें तिल्ली भी बड़ी होगी। अगर सिर्फ तिल्ली बड़ी है तो सियानोथस है, चाइना है। तिल्ली भी बड़ी है, लिवर भी बड़ा हुआ है तो कलकेरिया आर्स है। हम इसको प्रोटीन उसमें भी देते हैं, एल्ब्यूमिन्स में भी देते हैं, हम इसको फिट्स में भी यूज़ करते हैं। बड़ी बड़ी दवाई है कलकेरिया। कैल्शियम भी है और सैनिक का भी है। उसके बाद आपकी आ गई